यहां पर आकर के अब हमारा पार्ट खत्म होता है। ठीक है, तो अब मैं जाने से पहले अब बताइए आप लोगों की दिक्कतें क्या है। यस, हाँ सारे बच्चे देखो, मेरे को पता है, ठीक है, आप लोगों के अंदर रहेगा कि सर, अब सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, मैं आपकी चैट बंद नहीं करूंगा, जिसको जैसा बोलना है बोल सकता है। ठीक है, देखो यार, हम लोगों की जर्नी थोड़ी डिले स्टार्ट हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि हम जस्टिस क्रिएट करें। ठीक है, अपने कंटेंट के साथ। हाँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना आप है ना मैं हूं, मेरे से भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन यस, मैंने आपको कहा था जब तक आपका बैच खत्म नहीं होता तब तक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और ये बैच आपका अभी खत्म नहीं होगा, ये बैच खत्म होगा जब आप अपने जेई का एग्जाम देंगे। हो सकता है उससे पहले भी कुछ ना कुछ हम लोग कंटेंट डालते रहे। तो दिस बैच विल बी विद यू टिल योर जेई एडवांस एग्जाम। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी। ठीक है, छोटी मोटी जो भी चीजें हैं, अभी कुछ कुछ चीजें अगर रह गई हैं वो आपको विद इन 3-4 डेज आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है 11वीं। अब आप लोगों ने देख लिया कि 10वीं से 11वीं का समय बहुत जल्दी भागा। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कमियां रही होंगी। ये कमियां आप लोग प्लीज ध्यान रखना कि आप सभी के अंदर क्या क्या कमियां रही। इसको 12वीं में हमें नहीं करना है। आप ये समझिए सिर्फ 1 साल बचा है आपके जे एडवांस में, इस तरीके से सोचिए, क्योंकि बीच में 5-6 महीने सिर्फ एग्जाम चलेंगे। दिसंबर के बाद आप टोटली एग्जाम मोड में होंगे, टीचर्स आपके पिक्चर से हट जाएंगे, यू विल बी इन द फ्रंट लाइन और आप ही को एग्जाम से लड़ना पड़ेगा। हाँ, हम लोग बीच बीच में आपके साथ खड़े होते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन जिन बच्चों को आदत है कि सर आप हाथ पकड़ के चलो तो ही चलेंगे, आप बताओगे तो ही होगा, ऐसे नहीं कर पाओगे दिसंबर के बियॉन्ड। क्योंकि दिसंबर के बियॉन्ड आपके पास अपने प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको अपने मॉक टेस्ट देने होंगे, जेई मेंस हो जाएगा, उसी में आपका बोर्ड्स होएगा, फिर उसके बाद आपका जेई मेंस 2 होगा, फिर आपके पास एडवांस होगा, कुछ बच्चे बिट्स भरेंगे, कुछ बच्चे WB जेई भरेंगे, और भी फलाना ठिकाना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आप भरोगे, सीधे आप जून तक एग्जाम फ्रंट पर रहेंगे। एंड इट्स नॉट इजी टू मेंटेन दैट स्टेटस। बीच में इतना गंदा सिचुएशन आता है कुछ बच्चों का कि पूरी 2 साल की मेहनत खराब कर लेते हैं, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं बहुत लोड लेकर के पढ़ाई नहीं करना है, बिल्कुल सिंसियर होकर के पढ़ाई करना है, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करना है। क्योंकि ये जो हमारी रेस है ये स्प्रिंट नहीं है, ज्यादा तेज दौड़ोगे खत्म हो जाओगे, गारंटी बता रहा हूं। ये बहुत आराम से मैराथन टाइप का है। धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कंजर्व करिए और धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस में रखिए। ठीक है, 11वीं के कुछ टॉपिक्स देखो, कई बच्चों के बहुत बड़े बड़े बैकलॉग्स होंगे, ठीक है, आप लोग मेरे को बता सकते हैं, लेकिन जो लिस्ट है इसके बियॉन्ड आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख दिए हैं। सर यूनिट्स एंड डायमेंशन की ऐसा कोई जरूरत, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस में जाकर के और एक बार जाकर के आपके, और रे ऑप्टिक्स में वो लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला में एडवांस के एरर्स के सवाल है। तो एरर्स आपका थोड़ा सा चाहिए होता है, लेकिन मैंने उसको हटा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल बाद में भी आप कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स में आपको ग्राफ आने चाहिए। अब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ग्राफ्स आपको आने चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा, मिनिमा, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। जिनका बैकलॉग नहीं है, यू हैव टू प्रॉमिस, एक बार आप अपने स्कूल के एग्जाम से फ्री होंगे, कम से कम 2 बार कंप्लीट इन चीजों की रिवाइज करके आप लोग 12वीं एंटर करिएगा। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन के साथ, बिना ग्राफ्स के एंटर मत करना। आते ही बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं कि ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, जैसे अभी इसमें इतने सारे ग्राफ थे, ई वर्सेस आर का, वी वर्सेस आर का, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, थ्रेड के लिए, बहुत सारे ग्राफ आएंगे। तो आप लोग हर जगह बोल देते हो हाइपरबोला है, पैराबोला, डिटेक्ट करना आना चाहिए। हम लोगों ने इक्वेशन बना करके सीखा है और बहुत बेसिक पढ़ाया है ग्राफ। मैथ्स में तो अब आई थिंक आप लोगों का थोड़ा बहुत सेक्शन हो गया होगा, स्ट्रेट लाइन एंड ऑल शायद हो गया होगा, अब पता नहीं वो 11th में है, जिसमें मैथ्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो आपके ग्राफ्स बहुत अच्छे होल्ड में होने चाहिए। अब आप जेई के स्टूडेंट, आप ये मतलब 2 कौड़ी की हरकत मत करना 12वीं में कि भाई कुछ भी चीज है सीधे बोल दिया कि भाई ये है, कि ये हाइपरबोला है सर। अरे इक्वेशन देख करके इंटरप्रेट लेना है, डिफरेंशिएशन अच्छी आनी चाहिए, इंटीग्रेशन अच्छी एलिमेंट लेकर के आनी चाहिए। अब हमने बहुत सारी जगह पर एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेशन करी है। मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेक्टर्स के बिना आपका सवाल नहीं होने वाला, तो बिना वेक्टर्स के आप आ मत जाना। सर कंप्लीट करना है, यस। रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, एडिशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आती है आपको कहां पर मिलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है पूरा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है, तो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट, उससे पहले एक डाइपोल आएगा, टॉर्क ऑन द डाइपोल, तो आपको वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो आपका वेक्टर्स के बिना तो आप लोग आ मत जाना, ठीक है। 1D एंड 2D इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू, बहुत छोटी छोटी चीजें चाहिए। कितना? v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी। बस इक्वेशन पता हो, टीचर संभाल ले जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, ओनली फॉर्मूलास, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज। एडवांस के सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को फेंक दिया, रेंज बताओ। अब कोई बच्चा कहे सर मेरे को रेंज का फॉर्मूला नहीं पता, तो अब काइनेमेटिक्स थोड़ा ना पढ़ाई जाएगी। हाँ, टीचर थोड़ा बहुत रिवाइज करा सकता है लेकिन समझा नहीं पाएगा। तो तेरे को अपने जे एडवांस के कुछ सवाल हैं जहां पर तेरे को प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले, बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड के, हॉरिजॉन्टल के बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। लॉज ऑफ मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम भर भर के आएगा। तो टेंशन कैसे फोर्स लगता था, वजन कैसे होता था, नॉर्मल कैसे होता था, ये सब आपको आना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स कैसे होता था, सब आना चाहिए। एंड इक्वेशन राइटिंग, इक्विलिब्रियम के बस आप इक्वेशन देख लेना। इक्विलिब्रियम में सर ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नेट फोर्स जीरो करा। मोशन वाले सवाल में ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इक्वल टू ma। इक्वेशन राइटिंग कैसी थी वो देख लीजिएगा। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम सर्कुलर मोशन में रेडियस और टेंजेंट के लॉन्ग रिजॉल्व करते थे। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r, बस इतना सा आप इक्वेशन देख लेना। इक्वेशन राइटिंग कैसे थी। वर्क एनर्जी के बिना आ मत जाना, जो सबसे क्रूशियल है यही वो चैप्टर्स है। अगर आप देखें, मैं इसमें ये इतना क्रूशियल नहीं है। वेक्टर्स एंड वर्क एनर्जी, पूरा का पूरा वर्क चैप्टर आना चाहिए। पावर आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसा मेजर दिक्कत नहीं आएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा पावर का जरूरत पड़ता है, नहीं तो रेस्ट हमारे पास सब आता है। वर्क निकालेंगे, सेकंड चैप्टर से आना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। वर्क एनर्जी थ्योरम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइम पीरियड के सवाल आएंगे। तो स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये सारे डिटेक्ट करने के लिए आते हैं, ठीक है। और फिर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। ग्रेविटेशन में फोर्स की जगह m इंटू आई, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू डी वी बाई डी आर। तो ये जो रिलेशन है हमने किया था, आपको दोबारा मिलेगा, आपको दोबारा मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करा था, वो सब कुछ यहां रहेगा। तो इस चैप्टर के बिना और इस चैप्टर के बिना तो आ मत जाना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिंग का कहां है, सेमी रिंग का कहां है, सेमी डिस्क का कहां है, क्वार्टर रिंग का कहां है, क्वार्टर डिस्क का कहां है, रॉड का कहां है, कोन का कहां है, हेमिस्फेयर का कहां है, ये सारे h/4 3r/8 एंड ऑल सारे लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। और सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये वाली चीजें। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला अगर आपको याद है, टीचर संभाल ले जाता है। बच्चों के साथ तो ये दिक्कत होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, उस लेवल पर एटलीस्ट 12वीं मत स्टार्ट करिएगा। रोटेशन मोशन बहुत बड़ा है, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। लिस्ट ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। हमारे टॉर्क के सवाल आएंगे, डाइपोल घुमा देगा तो रॉड के सेंटर के बाद घूम रही है रॉड 1/12 ml स्क्वायर, रॉड कोने के बाद घूमेगी 1/3 ml स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स अगर आपको है तो यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन क्लास 12th। तो कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क डाइपोल से ही आ जाएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक आपका टॉर्क से आ जाएगा। तो टॉर्क निकालना आना चाहिए, आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। कैलकुलेशन आपको और कुछ नहीं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, बेसिक अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बहुत मेजर नहीं है, ऐसा नहीं कि रोटेशन नहीं आता होगा तो कर नहीं पाओगे, नहीं, ये और ये नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। ये सब मतलब ऐसे सपोर्टिंग है, करके आओगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ग्रेविटेशन तीसरी ऐसी चीज है जिसके बिना आप मत जाना। ग्रेविटेशन तीसरी ऐसी चीज है जिसके बिना आप मत जाना। आपको ग्रेविटेशन बिल्कुल 12वीं के हिसाब से पढ़ाया है, ठीक है। यू विल बी मच मोर रिलैक्स्ड, यू विल हैव इनफ टाइम टू ट्राई डिफरेंट क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस आप जो अभी ट्राई कर रहे हैं, अब आपको 12वीं में खटाखट हो जाएंगे। जब आप खटाखट करोगे तो आपका बचा हुआ टाइम आप क्या करेंगे, अब आप और अच्छे सवाल पर जा पाएंगे, अदरवाइज यही वहां पर बनते, समझ रहे हो। तो करने का फायदा, अब आप और अच्छे सवाल पर जा पाएंगे, अदरवाइज यही वहां पर बनते।
समझ रहे हो? तो करने का फायदा होता है बेटा। कंप्लीट करना है एक्सेप्ट कैपलर्स एंड सैटेलाइट मोशन, ये हमें 12वीं में जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसको भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11th का रिवीजन दिसंबर में कराते हैं तब याद आ जाएगा। सॉलिड्स नथिंग मेजर, सर मेरा सॉलिड्स का बैकलॉग है, कुछ जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं। अगर मान लो कोई टीचर यंग मॉडुलस से टेंशन, एक रिंग के अंदर टेंशन है, यंग मॉडुलस को लेना चाहे, एडवांस का एक सवाल है, टीचर वहीं बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लूइड्स नथिंग मेजर, सर मेरे को फ्लूइड्स में बर्नौलीज एनॉल ये सब कुछ नहीं आता, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर मेरी थर्मोडायनेमिक्स नथिंग मेजर। अगर कोई देखो सवाल मिक्स करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब मैं मिक्स करूंगा या कोई भी टीचर मिक्स करेगा, अगर कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के थ्रू आउट कहीं जरूरत नहीं पड़ती, करेगा तो वो बता देगा बेटा ये नहीं आता था, देख ले ये चीज ये होती है, तो इसका लोड अभी नहीं लेना है। अगर आपका बैकलॉग है आप करिए, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है लोड लेकर के 12वीं स्टार्ट मत करिएगा, इससे हमें कुछ भी ऐसा मेजर नहीं चाहिए, ठीक है। जिन्होंने कर रखा है थोड़ा बहुत पता है तो वेल एंड गुड है, जिनका रह गया है तो लोड नहीं। सर एसएचएम, यस एसएचएम हमें पूरा नहीं चाहिए, लेकिन ये चौथा मैं जरूर बोलता हूं हमेशा कि जिसके बिना आपको 12वीं स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। हमने एसएचएम एंड वेव्स में बहुत पेशेंस के साथ चीजों को करा है, मैंने आपको बहुत सारे सिमुलेशंस, एनिमेशन सब चीजें दिखाई हैं जिससे आपका विजुअलाइजेशन रहे। तो कंप्लीट एसएचएम आपको करना चाहिए, फेजर वाले पार्ट से एनर्जी एंड ऑल सारी चीजें, क्योंकि ये वाला चीज आपके 3 चैप्टर में एसी में आएगा आपको, ठीक है। यहां पर आपका वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स। अब कोई बच्चा बोले कि सर अगर मैं नहीं करूंगा तो सारे टीचर इतने ट्रेंड होते हैं कि फ्रॉम बेस पढ़ाते हैं और बच्चे को समझा ले जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं 12वीं क्लास में जिनको कुछ नहीं आता होता 11वीं का, फिर भी हम पढ़ा ले जाते हैं क्योंकि हम ऐसे बताते हैं फिर कि वो बच्चा समझ जाता है, लेकिन बात वो नहीं है। अगर आपके दिमाग में है कि यार टीचर ही मेहनत करेगा, लिटरली बता रहा हूं फिर तेरी पूरी 11वीं पढ़ाना बर्बाद था। तेरे को ये करना चाहिए कि सर जब आप पढ़ाएंगे तो इट शुड बी माई रिवीजन, इट शुड नॉट बी माई फर्स्ट क्लास। जब तू रिवाइज करेगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना भाई। यस, तेरे को जब क्लास, कभी भी ऐसी क्लास करना जिसमें तेरे को थोड़ा बहुत आता है, देखना अलग ही लेवल का इंटरेस्ट होता है उस क्लास में। तेरे को सवाल बनेंगे जल्दी जल्दी, तू इंटरप्रेट जल्दी करेगा तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन दैट क्लास। और लास्ट है वेव्स। इंटरफेरेंस तुम्हें मिलेगा पूरा का पूरा, मैंने बताया था कि इंटरफेरेंस मैंने आपको मेजॉरिटी पढ़ा दिया है, थोड़ा सा ही पार्ट हमारे पास रहता है पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। बाकी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की पूरी कहानी हम लोगों ने यही कर ली है, ठीक है। तो आपका ईएम वेव्स जब आपका स्टार्ट होगा, ऑल्दो ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है, 1-2 लेक्चर का चैप्टर है, लेकिन भर भर के सवाल है, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको यहां पर बता दी है, नथिंग विल बी डिफरेंट। तो हम लोगों ने ईएम वेव्स कहीं ना कहीं आप ये समझिए 40% के आसपास ईएम वेव्स पढ़ लिया है, 50-60% वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिया है, स्टार्टिंग का अल्टरनेटिंग करंट का 10-20% हम लोगों ने फेजर्स में समझ लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक्स, 3-4 बड़े मेजर चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है, ठीक है, बस डाइपोल वाला फ्लक्स वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, नहीं तो मेजॉरिटी हम लोगों ने खत्म कर दिया है, ठीक है। और ये वाले आपके फंडामेंटल्स हैं, क्लियर? यस। तो ये हमारे पास एक बेस है, ये हमारे पास एक बेस है, क्लियर? सर शॉर्ट नोट्स बनाए क्या? मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बनाने चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं, अगर आप अपने बल्कि नोट्स, आप कितनी कॉपियां भर गई हैं भाई? ये याद रखना बेटा, बिना इन 4-5 चैप्टर के आ मत जाना। अगर आप सही में 11वीं में स्ट्रगल कर रहे थे और 12वीं में एक अपर एंड लेकर के आना चाहते हो, 1, 2, 3, 4, 5 इनको खत्म करके आइएगा, ठीक है, पूरा का पूरा संभाल ले जाओगे। सोचो कितनी कॉपियां हैं, इतना कंटेंट है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी रिटेंशन बहुत अच्छी है, आप 1-2 बार पढ़ते हैं, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो सेट हो जाता है, यू डोंट नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आपकी रीडिंग हैबिट इतनी अच्छी है, आप बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं और आपने नोट्स बहुत कंसंट्रेशन से बनाए थे, आपको पता होता है कि यार मैंने इस कॉपी में यहां ये लिखा था, यहां ये लिखा था, आपको शॉर्ट नोट्स की लिखित तौर पर कोई जरूरत नहीं है, बिलीव मी। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, सर नोट्स बना रहे, दिमाग ऑफ करके देखा लिखा, देखा लिखा, क्या लिख रहे हैं उसको कोई लेना देना नहीं है।
समझ भी रहे तो अधूरा समझ रहे हैं, अपने जबरदस्ती के डाउट्स बना रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, जबरदस्ती के मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं फिजिक्स में, आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने नोट्स से ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स उनको चाहिए जिनकी रिटेंशन अच्छी नहीं है और जिनकी परमानेंट मेमोरी में चीजें एक बारी में जा नहीं रही है। तो वो मल्टीपल टाइम्स आप, अब पूरी कॉपी थोड़ा ना, किसी बच्चे ने 9 कॉपियां, 5 6 कॉपियां हैं, अब आप पूरी 5 कॉपियां थोड़ा ना रिवाइज कर पाओगे। तो आप कोशिश करोगे कंसाइज फॉर्म में जाने के लिए। तो अभी आपके मान लो कि 30 पन्ने में एक चैप्टर खत्म हुआ, तो आपने उसको कंसाइज करके 10 पन्नों में ले आए, फिर 2-3 बार रिवाइज करोगे तो हो सकता है 2 पन्ने में चला जाए, फिर 2-3 बार और रिवाइज करोगे, हो सकता है 1 पन्ने में, वन साइड में ही आपका चैप्टर खत्म हो गया, मेन पॉइंट, बाकी चीजें परमानेंट मेमोरी में। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यस सर, वी शुड डू PYQs ओनली। यस, ओनली PYQs। देखो दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। यस सर, वी शुड डू PYQs ओनली। यस, ओनली PYQs। देखो दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, ठीक है, दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है। आप करते चले जाएंगे, सवाल आते रहेंगे, लेकिन हाँ रेलिवेंट सेट को उठाइए, उसको ट्राई करिए। जेईई एडवांस में भी आप अपने क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल करिएगा, हताश मत होइएगा। मैं आपको पहली रीजन बता रहा हूं, जेईई एडवांस का खेल अलग होता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर होता है और धीरे धीरे वो चीज डेवलप होती है। वंस यू गेट टू द जेईई मेंस लेवल, यू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट, दैट मींस आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अब धीरे धीरे बननी स्टार्ट होगी। इट विल टेक टाइम, राइट? तो जेईई एडवांस की भी आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए, हम लोगों ने उसको पढ़ाया है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जेईई एडवांस के लिए प्रॉपरली हमारे पास वरुण बैच में जब आप लोग जाएंगे 12वीं के बाद, तो वहां पर कोर कंसंट्रेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तब तक कई बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बन चुका होता है उस चीज को एब्जॉर्ब करना। अभी कंसेप्ट भी सीख रहे हो, रिटेंशन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, भारी अचानक से सवाल ले लोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो यस, इट शुड बी ग्रेजुअल, ठीक है? तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए और डेफिनेटली आप एडवांस के PYQs को भी ट्राई करिए। जबरदस्ती वो कठिन सवालों पर जाने की अभी जरूरत नहीं, ठीक है? तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बोलूंगा, इट्स अ मैराथन, जो मैंने आपको बात बोली है। आप प्लीज इतनी तेजी से मत दौड़िएगा कि आप बहुत जल्दी थक जाए, सैचुरेट आउट हो जाए। अभी कहानी आपकी यहां से 1.5 साल लंबी है, जिसमें आधा साल आप ये मानिए आप सिर्फ एग्जाम देने वाले हैं लगातार, कुछ नया नहीं, ठीक है? क्लास के नोट्स आर गोइंग टू प्ले द मेजर रोल डेफिनेटली। कई बच्चे होते हैं जो 100 मार्क्स से भी नीचे स्कोर करते हैं जेईई मेंस में, उनका सीधा एक कारण है कि आपने नोट्स नहीं पढ़े। गारंटेड, मैं लिखित तौर पे बोल सकता हूं, क्योंकि हर टीचर क्लास में जब नोट्स बनाता है तो वो सारी कैटेगरीज को कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करता है, जिससे एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाती है बच्चे की। आपने क्लास ही नहीं पढ़ी 100 मार्क्स से नीचे, श्योर शॉट, ठीक है? तो क्लास के नोट्स अच्छे से रिवाइज करेंगे, हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी का। लेस वेटेज वाले टॉपिक्स को आप लास्ट में करें, इंपॉर्टेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर के रिवाइज करें। अब आपके पास यहां पर जो समय रहेगा तो लेस वेटेज, मैंने आपको वेटेज बता दिया है। अब 12वीं के ओरिएंटेड के हिसाब से पढ़िए, साइमल्टेनियसली 11वीं के गड्ढों को भरिए। क्या मतलब सर? जैसे अब कोई बच्चा कहे यार मेरी ना 11वीं 11th वेस्टेड, अभी लिख भी रहा है, अब वो जोश में आएगा, पता क्या करेगा, मैं यूनिट से पढ़ूंगा, खत्म हो जाएगा दूसरे चैप्टर तक, क्योंकि तेरे अंदर पूरे साल तो एनर्जी रही नहीं, कंसिस्टेंसी तूने डेवलप नहीं करी, और तू सोच रहा है कम टाइम में मैं बहुत कंसिस्टेंट होकर के निपटा दूंगा, होने नहीं वाला। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी बनाई जाती है, तूने नहीं बनाई है, इसीलिए वेस्ट हुई है बेटा। ये लिस्ट है, सबसे पहले इनको रिवाइज करेंगे किसी भी तरीके से। इसी के सवाल 2-2 बार लगा, 2 या 3 बार लगाने पड़ जाए, खुद से जब तक आंसर तक ना पहुंचो तब तक लगाते रहे ना, ठीक है? तो पहली प्रायोरिटी आपके लिए क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको लिस्ट दे दी है, उसके ऊपर पहले अगर आप वो कर चुके हैं, बाकी उसके बाद भंडारा है जिसमें आपको कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं, ऑलवेज स्माइल एंड कीप फाइटिंग। देखिए भाई, आप लोग बहुत परेशान हो सकते हैं इस पूरी जर्नी में, ठीक है, लेकिन अपने आप को खुश रखिएगा। अपने देखो, दो प्रकार के बच्चे मैंने अपने टीचिंग करियर में फेस किए हैं। एक बच्चे होते हैं सिंसियर और एक बच्चे होते हैं जबरदस्ती का स्ट्रेस लेने वाले। उनको लग रहा होता है कि अगर मैं स्ट्रेस ले रहा हूं तो दैट मींस इट इज हेल्दी फॉर माय कंपटीशन। बेवकूफ हो तुम। आप में से कई सारे होंगे जो शायद आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑल टाइम स्ट्रेस में है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा, मेरे जेईई मेंस में कितने आएंगे, उनका ऐसा मार्क्स आ रहा है। ये शेयर नॉनसेंस है। आपको सिंसियर होना है, आपको डिसिप्लिन्ड होना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बच्चे अपनी तैयारी में यह सोचते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं तो मेरी तैयारी चल रही है। नहीं बेटा, तुम बेवकूफ बना रहे हो अपने आप को।
आपको सिंसियर होना है। अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाया तो 70-80% ऑफ द टाइम टेबल शुड बी डन बाय योर स्लीप। सोने से पहले 60-70% हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी टाइम टेबल बनाएंगे तो आप आइडियल टाइम टेबल बनाएंगे। मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सो जाऊंगा, ये नहीं होता वो। तो 60-70% का टारगेट हर दिन अचीव होना चाहिए हमसे। बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद नहीं हुआ, स्ट्रेस बना रहे, भाई मैंने सुबह भी समय बर्बाद किया था, अभी भी करूंगा, मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं लगातार पढ़ूंगा। शरीर खराब हो गई, बीमार पड़ गए, तबियत खराब हुई, 2 दिन गए, 2 दिन का स्ट्रेस और पाइल्ड अप। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आप अपने आप को टॉर्चर मत करिए इस तैयारी में। यह तैयारी कठिन है तो सिंसियरिटी डिमांड करती है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं हर बार कहता हूं, एक्चुअली में जो बच्चे ओवर थिंकर्स होते हैं वो उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड तैयारी बना देते हैं। ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी बता दो, वो भी बता दो, सब दे दिया। लिटरली बता रहा हूं, अगर आज उनका टेस्ट लेना और जितना पढ़ा है उतने का ही तुमसे टॉपिक कोई पूछ लेना कि भाई तू एक चैप्टर बता दे जिसमें तू कॉन्फिडेंट है सबसे ज्यादा, उसका अगर तेरे से तमीज से टेस्ट ले लिया जाए, उसमें मार्क्स ना आए 50%। बट आपके अंदर क्या डिमांड रहती है, भाई कुछ नया पढ़ने से, कुछ बच्चों को रहेगा ये, कुछ नया पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नया नहीं, जो पढ़ा है उसको सही तरीके से जवाब देने से सिलेक्शन होता है। तो अपने ना इस एटीट्यूड को जो आप लोगों ने 11वीं क्लास में कहीं ना कहीं बना लिया है, इसको चेंज करिए बेटा, क्योंकि समय अब बहुत कम रहेगा आपके पास इन सारी चीजों पर काम, क्योंकि दोबारा से कंटेंट आएगा। तुम्हारी अभी 13 कॉपी 15 कॉपियां भरी हैं, इसका डबल अभी होने वाली है, क्योंकि अभी 12वीं भी है। इतना ही कंटेंट है, लेकिन यस अगर आपने मेहनत करा होगा थोड़ा आसान लगेगा, कंटेंट इतना ही आपको मिलने वाला है। तो आप सोचिए, आपको इतना कंटेंट अपने दिमाग में रखना है सो दैट आप एग्जाम में उसको यूज कर पाए। तो आप अपने आप को प्रेशर कुकर मत बनाइए, हमेशा खुश रहिए और हां मेहनत करते रहिए, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं एक चीज और लिखी थी, ठीक है, लाइफ इज अनफेयर। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अगले साल शायद, मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ये सबसे ज्यादा दुखद लगता है, बच्चे दूसरे की सक्सेस से बहुत जलते हैं, ठीक है, जिसने मेहनत करा और फिर कहते हैं कि यार उसका दिन था, वो लकी था, ठीक है मान लिया। मैं खुद कहता हूं लाइफ इज अनफेयर, लेकिन मैं इसको लेकर के रोता नहीं, ठीक है। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास ये ऑप्शन होता तो मैं इससे बेहतर कर लेता, लेकिन लाइफ ने मेरे को वो मौका नहीं दिया तो मेरे को नहीं मिला, तो मैं रोऊंगा नहीं। ध्यान सुनना, इट गिव अपॉर्चुनिटीज रेयरली बट बी प्रिपेयर टू टेक इट व्हेन इट प्रेजेंट्स वन। मैं हमेशा अपने बच्चों को यह बात कहूंगा कि आप अपने आप को काबिल बनाइए। लाइफ अनफेयर है, हो सकता है आपको मौका ना दे, लेकिन अगर मान लो किसी दिन किसी चीज का भी मौका दिया तो उस दिन गधे जैसे बैठ करके ये मत बोलना मेरे से तो होगा ही नहीं, जाने देता हूं। और ये आप करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 11वीं क्लास में टीचर ने कई बार बोला कि बेटा मत कर ये चीज, मत कर ये चीज, मत कर। दैट वॉज दी अपॉर्चुनिटी गिवन बाय लाइफ। तू उसको कहता है ये तो एक सिचुएशन है, वो अपॉर्चुनिटी थी। तूने अपने आप को काबिल नहीं बनाया था कि हाँ यार सर बोल रहे हैं कि नहीं करनी, ऐसी चीजें नहीं करनी, ऐसी चीजें नहीं करनी, उसको मैं इंप्लीमेंट कर जाऊं। तेरे को लाइफ बड़े पिक्चर में अनफेयर दिख सकती है, रियलिटी है, लेकिन तू शायद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह नहीं सोचेगा कि कितनी बार तेरे को करेक्शन करने का मौका मिला है, ठीक है। तो बी कैपेबल इनफ टू हैंडल दो सिचुएशन जहां पर लाइफ आपको मौका दे। लाइफ आपको कभी ना कभी मौका देगी, छोटा दे या बड़ा मौका दे, लेकिन अगर आप कैपेबल नहीं होंगे आप उसको मिस आउट कर जाएंगे। मैंने एक बहुत फेमस लाइन पढ़ी थी, अगर आप दुनिया का सारा पैसा इक्वल करके सभी में बांट दोगे ना, कई लोग सोचते हैं कि अमीर तो पैसा लेकर के बैठा हुआ है, गरीबों में नहीं बांटता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आप दुनिया का सारा पैसा लेकर के सभी में बराबर बांट दोगे ना, वो घूम घाम कर दोबारा उन लोगों के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट हैं उस चीज को अटेन करने के लिए, और कुछ लोग नहीं होते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है। सभी को बराबर पैसा मिल जाएगा ना, 2 साल के बाद आप देखना जो बेवकूफ होंगे वो उसको इस तरीके से खर्च कर देंगे बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बिना उसके, वो दोबारा वहीं जाएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा है। और जिसका एटीट्यूड होता है सही में आगे ग्रो करने का, वो ग्रो कर जाएगा, तुम भले ही उसको बराबर स्टैंड पे कर दो। एटीट्यूड का भी अंतर होता है। तो यहां से आप ये समझिए दोबारा आपका 12th में T=0 सेट होगा, फिर आप दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सभी लोग।
जो स्मार्ट होगा वो खींच करके ले जाएगा बेटा जो उसको ले जाना है। तुम भले ही बोलते रहो कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो में नहीं मिला, T=0, तुम सबका सेम था। ठीक है, तुम यहां से कितना लेकर के जाते हो तुम्हारी कैपेसिटी भी डिसाइड करती है। एग्जाम इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ये तो आपको ऑब्वियसली बात पता है। आपको कई बच्चे कहते हैं सर क्या मैं यहां से स्टार्ट करूं, मेरा इतना बैकलॉग है तो हो जाएगा। तो एक्चुअली में एक्सक्यूज फाइंड कर रहा है। रियलिटी यह है तू जब भी स्टार्ट करेगा कुछ ना कुछ बेहतर लेकर के जाएगा। अगर आज तू इस लेवल पर है, तू मेहनत नहीं करेगा, डेफिनेटली नीचे जाएगा। 4 दिन तू जितना पढ़ा है ना, तू 1 महीना इसको बिल्कुल साइड कर दे, देखो जितना भी आता था तेरा नीचे ही हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे को जो भी आता है ना, तू 1 महीना बस इस पे रिवीजन करता चल। मैं ये नहीं कह रहा हूं तू यहां से यहां जाएगा, तू यहां से यहां जरूर होगा। तो जब तुम एफर्ट्स डालते हो राइट डायरेक्शन में, इट ऑलवेज टेक यू अहेड। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं काफी लेट हो गया हूं, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है बेटा। ठीक है, अगर आप बीच में ऐसे रास्ते पर पड़ जाते हैं जहां पर आपको लगता है शायद आपने चीजें खराब कर दी हैं, 12वीं के मिड में भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, प्लीज T=0 अपना सेट करके दोबारा स्टार्ट करिए। यहां से भी कई चीजें आप अटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला साल, जैसे ये साल आपके लिए टफ था ना, पूरे एकेडमिक करियर में मैं आपकी बात कर रहा हूं, इंजीनियरिंग इंक्लूडेड, 11वीं जितना कठिन ईयर आपका पूरे एकेडमिक करियर में कहीं नहीं होगा, और 12वीं जितना इरिटेटिंग ईयर कहीं नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना है। कठिन सिलेबस वाइज नहीं है, मैनेजमेंट वाइज है। 11th का रिवीजन भी साइमल्टेनियसली करना है, 12th के बोर्ड्स पर भी ध्यान देना है, जेई मेंस पर भी ध्यान देना है, जेई एडवांस पर भी ध्यान देना है। 4 फ्रंट्स, और जिनका स्कूल है स्कूल के एग्जाम्स भी रहेंगे, 4 फ्रंट्स की लड़ाई एक साथ लड़नी होती है। तो ये मैनेजमेंट वाइज कठिन होगा, कंटेंट वाइज कठिन नहीं है एज कंपेयर टू 11th। 11th में सिर्फ कंटेंट की वजह से ही कठिन हो जाता है। एंड लास्ट, this exam is not the end, IITs are not the best, engineering is not the only option. This is what I believe. मैंने हमेशा आपको कहा है बबल में मत रहिएगा कि आप IITs पहुंचेंगे then only you will get the success. No, आप कहीं से भी अटेन कर सकते हैं, that is up to you. अगर आपका एटीट्यूड सही है, you will definitely gain something, definitely. तो आप सबका अपना अलग अलग अप्रोच होता है। मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सीधे सबसे पहले सोल्यूशन की बात सोचता हूं, मैं प्रॉब्लम सोचना ही बंद कर देता हूं। एक बार प्रॉब्लम समझो क्या है, अब सोल्यूशन क्या है। मैं बैठ करके रोऊंगा नहीं कि प्रॉब्लम है। ठीक है, प्लीज अपना एटीट्यूड चेंज करिए। हाँ, अपना बेस्ट दीजिए। सर मेरे अपना बेस्ट दिया, अगर मेरा IIT नहीं निकला तो भी बहुत कुछ है सर, लेकिन मुझे तो IIT चाहिए, आज चाहिए ना बेटा, 10 साल बाद तो नहीं चाहिए होगा। 10 साल बाद कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है घर हो, गाड़ी हो, बाहर ट्रेवल करना हो, पेरेंट्स की तबीयत खराब हो, उनको हॉस्पिटल ले जाना हो, उस दिन कुछ और इंपॉर्टेंट होगा। क्या तू उस दिन के लिए कैपेबल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये मैटर करता है। आज हो सकता है मैटर करता है कि हाँ एक अच्छा कॉलेज होगा तो सर अच्छा स्टार्ट मिलेगा, यस। अगर नहीं हुआ तो अपना 100% दे, अगर नहीं हुआ तो क्या यही खत्म होगी सारी चीजें? नहीं, तेरी एज बढ़ेगी, तेरे को आगे की प्रॉब्लम्स आएंगी, तेरे को आगे के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, तेरे पेरेंट्स की डिपेंडेंसी तेरे ऊपर होगी, बहुत सारी लाइफ है अभी हमारे पास। तो यहां कुछ खत्म नहीं हो रहा है, यहां स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चे सोचते हैं दिस इज द एंड, नो दिस इज द बिगिनिंग। अभी तक तो तू बच्चा था भाई, अब जाकर के तू वोटर बनने वाला है, अब तेरे देश को तू वोट दे करके संभालने वाला है, तेरे को DL मिलने वाला है। अब लोग तेरे को सीरियसली लेना स्टार्ट कर रहे हैं, तू इसको एंड समझ रहा है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। इससे पहले तू बच्चा था, जो भी तेरे ओपिनियंस थे सब आसपास से बन रहे हैं। अब तू सीख सीख करके, किसी ने बोला तेरे को अच्छा लगने लगेगा, क्यों? क्योंकि तू यार ओपिनियटेड तू बहुत जल्दी हो जाता है। अब तू लाइफ के प्रॉब्लम से सीखेगा, यार ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। तो अब लाइफ स्टार्ट हो रही है बेटा, तो इसमें कोई नेगेटिव फुटप्रिंट मत रखिएगा कि यार पहली नेगेटिविटी से रखिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे ठीक है, एक पहला एग्जाम था, नहीं हो पाया, हमने अपना 100% दिया, दैट रियली मैटर्स, राइट? एंड स्टे हेल्दी। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भगवान करे आपकी हेल्थ हमेशा साथ रहे, क्योंकि देखो भाई काम खत्म कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं पढ़ाता चला जाऊं, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं होगा। मेरी जगह कोई और आएगा, वो भी मर जाएगा, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा, पढ़ते ही चले जाओगे। लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल पढ़ाई करिए, वो आपका कर्म है, लेकिन
एक हेल्दी माइंडसेट के साथ पढ़िए, एक अच्छे शरीर के साथ पढ़िए। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो भगवान से यही मांगूंगा कि आप पूरी जर्नी में कोई ऐसा मेजर बीमारी से ना, देखो बीमारियां हो सकती हैं, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपके हो सकते हैं कुछ दिन जाएंगे, तबियत खराब, कभी बुखार कभी जुकाम हो सकता है, नेचुरल है, ठीक है। लेकिन भगवान से मैं पे करूंगा कि पूरे आगे की जर्नी में आपको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम्स ना आए। और ये सिर्फ प्रे से नहीं होगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप भी अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं, थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, थोड़ी जिमिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में जरूर एडिड रखिएगा। सिर्फ ये तैयारी ही आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हैप्पी, बिल्कुल, लाइफ तो बैठी ही है रुलाने के लिए, है ना। अगर आप एक बार मुड़ करके देखोगे, आपको हर जगह प्रॉब्लम पहले दिख जाएगी। ह्यूमन का माइंडसेट सबसे पहले प्रॉब्लम पर आता है। तो खुश रखने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी लीजिए कि हमें खुश रहना है, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, इतना लोड लेकर के कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम्बल, आप बहुत बड़े इंसान बन जाए, लेकिन अगर आप हम्बल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको सस्टेन कर पाएंगे अपनी सक्सेस को, ठीक है। आपको अपनी सक्सेस जैसी भी मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, उसको सस्टेन करना या उससे आगे ले जाना, हम्बल होना बहुत जरूरी है। एंड वंस यू गेन दी नॉलेज, क्योंकि आप उस प्रोसेस में है जहां आप नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपसे वीक होंगे, ठीक है। आपका कोई दोस्त आपको नहीं पढ़ाना चाहता या नहीं फॉर्मूला बताना चाहता या नहीं जवाब देना चाहता, दैट इज अप टू हिम। लेकिन अगर आपको कभी भी ऐसा दोस्त मिले या कोई व्यक्ति मिले जिसको आप कहीं पर भी अपने एकेडमिक फ्रंट पर भी मदद कर सके, फिनेंशियल तो ऑब्वियस है नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर आपको लगे कि आप एकेडमिक फ्रंट पर थोड़ी बहुत अपने जोन में रह करके अपना बहुत बड़ा नुकसान ना करके कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली करनी है, ठीक है। हम्बल रहिएगा एंड रिस्पेक्ट दोज हु डिजर्व इट। ऑब्वियसली हर कोई डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। पहले मैं कहता था बेटा सबकी इज्जत करो, लेकिन जो खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे वो तुम्हारी भी नहीं करेंगे। तो जो डिजर्व करें उनको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, उनकी बातों को समझिए और उनको हर्ट मत करिए, ठीक है। और जो डिजर्व नहीं कर रहे हैं तो कर्मा तो कई बार भगवान लेट देते हैं, तुम सही समय पे दे सकते हो। मुझे अब ये लर्निंग हुई है, ऑल्दो मैंने टैटू बनवा रखा है कर्मा का, लेकिन अब मुझे लगता है कई बार कर्मा लेट मिलता है, तो राइट टाइम पर देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर ही होती है, तो जवाब देना जरूरी होता है। यस, हाँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में, खूब हंसाया, खूब तंग भी किया आप लोगों ने, लेकिन ठीक है, दैट इज अ पार्ट जो हमारे प्रोफेशन में रहता है और अच्छा लगता है, ठीक है। इंटरेक्शन का टाइम है और हम लोग आपसे बातचीत कर पाते हैं, ठीक है। तो जर्नी आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव रहिएगा, चाहे जैसा भी फ्रंट हो, मेरे वर्ड्स को बहुत सीरियसली सुनिएगा, चाहे जैसा भी फ्रंट हो, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करेंगे, अगर आप खुद से ही अपने आप को नेगेटिव करने लग जाओगे कोई नहीं पुल कर पाएगा, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, जैसी भी सिचुएशन हो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। यही है हमारे पास लाइफ, हमें 60-70 साल काटने हैं नेगेटिविटी में और परेशान होकर के तो नहीं काटने का पर्पस है। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। मेरे को लाइफ जीनी है और खुशी होकर के जीनी है। अगर मैं जबरदस्ती अपने में पेन पॉइंट्स डालूंगा तो ये तो टॉर्चर है भाई, जेल में थोड़ा ना जीना है हमें। यस, तो खुश रहिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। हाँ, गाना हाँ, तब से बोल रहा है भाई तो गला खराब होगा हमारा, हाँ ठीक है। चलिए गाना गा देता हूं। देखो भाई गला बहुत खराब है और मेरे को ऐसे मेजर गाने आते नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी दिल की बात आप सभी लोगों को बोल दी है। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप आराम से उसको कंफर्टेबल देख लीजिएगा। मैं आरजे स्पेशल में भी डलवा दूंगा, इसमें भी डलवा दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चा देख ही ले, पता लगे बैच में गया है उसको मिल नहीं रहा है। आरजे स्पेशल और उसमें दोनों में डलवा दूंगा, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, अब सॉन्ग देखो भाई मेरे को ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो विदाई वाला सॉन्ग गाते हैं, विदाई वाला। जो भी लिरिक्स आए भाई साहब गा देंगे, क्या जा रहा है।
ओके। गला छिला पड़ा है, चल जाएगा ना काम। इतने भाई साहब इतने पैसे में इतना मिल गया, और क्या चाहिए है। 5,000 में कितने टीचर मिले? 3 के में 5 टीचर, 1,000 रुपए में भाई साहब। अरे दादा 365 दिन पढ़वाया भाई साहब। हाँ इतना ज्यादा। हाँ घंटे कितने हो गए भाई साहब 1,000 रुपए में। जैसी भी आवाज में गाएं सब चलेगा, इसमें और ज्यादा नहीं चाहिए। अब मेरे को लिरिक्स यार सही में नहीं आते हैं, लेकिन पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, सूनी सूनी रातों में जब तड़पोगे, सच कहता हूं याद बहुत ही आएगी, परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के पल पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, सूनी सूनी रातों में जब तड़पोगे, सच कहता हूं नींद बहुत ही आएगी। पलट दिया भाई। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के नरा नारना नरा नारना। तो चलिए भाई मिलते हैं अपन लोग दूसरी साइड में।